चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं धनात्मक परिमेय घातांक एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देखने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। बेस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी होना चाहिए, नहीं तो आपसे कोई भी सवाल नहीं बनेगा, तो बिल्कुल न चुके, इधर ध्यान से देखते रहिएगा। कैसे बनेगा एक्सरसाइज धनात्मक परिमेय घातांक। परिमेय घातांक अभी तक देखो आप लोग कैसे पढ़े थे, जैसे 2 की घात 3, तो ये क्या था, ये भी आपका क्या था, एक परिमेय संख्या थी, ठीक है ना, या तो फिर एक पूर्णांक संख्या ही बोलो, तो और उसकी घात की संख्या भी क्या है, वो भी पूर्णांक है। अब क्या होगा, जो आपको किसी भी संख्या की घात रहेगी वो कैसे रहेगी, परिमेय संख्या। जैसे देखो 8 है, इसकी घात में मैं लिख दिया 2 की घात 3, तो आपको इस तरीके से प्रश्न दिखेगा। उनको कैसे हल करना है, या तो जो आपका बेस है वो भी क्या हो सकता है, जैसे मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर 4/25 लिख दिया हूँ, और उसकी घात में लिखा हूँ मैं 2/5। तो इस तरीके से प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, जब आपका बेस भी परिमेय संख्या हो और उसका घात भी परिमेय संख्या हो। इस तरीके के रिलेटेड प्रश्न को अभी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए कैसे बनेगा। इस तरीके के प्रश्न तो आप लोग बहुत बनाना सीख चुके हैं, अब इस टाइप के प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले उसके लिए कुछ और जरूरी है जो इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना क्या है। तो देखो ये लिखा है 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब क्या होता है, 4, बिल्कुल आपको मालूम होगा। अगर इस 2 को मैं अगले वाले स्टेप में इधर पक्षांतर करूं घात को, तो 2 कंडीशन है, एक तो आप ऐसे पक्षांतर कर सकते हैं वर्गमूल में आएगा, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो एक बार ऐसे रहने देता हूं, या तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसकी घात में कुछ नहीं मतलब क्या है 1, क्या है 1 है भाई, कितना है 1। अब अगर मैं इस 2 को लाऊंगा तो नीचे किस में आएगा, 2 में आएगा, किस में आएगा, बटे में आ जाएगा, तो 1/2। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस 2 की घात 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका मतलब ही क्या होता है, ये जो नीचे की संख्या है वही आपका क्या है, वर्गमूल है, यानी कि 2 मूल है। तो अगर मैं इसको फिर से वापस लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं वापस फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिखूंगा 4, फिर 4 का वर्गमूल क्या आएगा, वापस में घूम फिर के 2। तो इस तरीके से इसको लिखने के कई तरीके हैं। तो ये था आपका वर्गमूल, जिसको बोलते हैं 2 मूल। यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 2 है, और 2 को लिखा नहीं जाता। अब देखेंगे ये दूसरा मूल बोलो या वर्गमूल बोलो। अब जैसे देखते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखूंगा, और इसका मतलब क्या होता है 8 होता है। अब ध्यान से देखना 2 की घात 3 मतलब क्या आ गया 8। अगर इस 3 को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या बचेगा, इधर ध्यान से देखना 8 है, इसके ऊपर में घात में 1 है, और ये नीचे में आएगा 3, तो ये जो नीचे वही आपका क्या है, तीसरा मूल है, यानी कि घन मूल है। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखते रहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ घनमूल 8। क्या लिख सकता हूँ, घनमूल 8। यहाँ 3 लगाना जरूरी, जो नीचे में है वही आपका मूल को बताता है कि वो कौन सा मूल है। तो ये तीसरा मूल बोलो या घनमूल बोलो, तो 8 का घनमूल क्या होगा 2 होगा, वापस फिर घूम फिर के आएगा। तो यहाँ 3 है, तो 3 की जोड़ी में निकलेगा बाहर, तो फिर अगर इस 8 को मैं तोड़ूं तो लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ 3 लिखना जरूरी है। यही प्रदर्शित करेगा कि यहाँ 3 घनमूल है, तो अंदर से 3 का जोड़ी बाहर निकलेगा। तो अगर यहाँ से मैं निकालूं तो 8 का घनमूल क्या निकलेगा 2। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। अगर मैं लिखूं 2 की घात 4, यानी कि 2 की घात 4 मतलब क्या होगा 16। फिर अगर मैं इसको इधर पक्षांतर करूं तो कितना हो जाएगा, 16 की घात 1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पर घात में 1 है तो नीचे जाएगा। अब फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ चतुर्थ मूल या चौथा मूल, यानी कि यहाँ से जो 16 है वो कितने बार में बाहर निकलेगा, 4 बार, मतलब 4 के जोड़ी में बाहर निकलेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, इस 4 को 16 को मैं कैसे तोड़ दूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि जब 4 मूल है, यहाँ 4 है, तो यहाँ से क्या निकल के बाहर आएगा, 4 के जोड़ी में 1 बाहर निकल के आएगा। इस तरीके से आप चतुर्थ मूल, पंचमूल, 6 मूल, 7 मूल, 8 मूल, 9 मूल, जितना भी आप चाहे निकाल सकते हैं। अब देखो इस चीज को लिखने का और कई तरीके हैं, यहां से देखना ध्यान से, ये कैसा लिखा है 16 की घात 1/4, ध्यान से देखना भाई। हाँ, क्या इस 16 को मैं ऐसे लिख दूं 2 की घात, या ऐसे लिख देता हूं 4 की घात 2, चलेगा। 4 की घात 2 मतलब 4 चौक 16, और ऊपर में क्या है 1/4 ये है। अब इसको मैं कैसे भी और लिख सकता हूँ, ये चतुर्थ मूल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आया चतुर्थ मूल इधर, और अंदर है आपका क्या 4 की घात 2 लिख सकता हूँ ऐसे। और देखो अगर मैं इसको ऐसे और लिखना चाहूँ, इस 2 को इधर भी ला सकता हूँ, क्योंकि इनके बीच गुणा का संबंध है। 2 कैसे जाएगा, 4 है, 2 एकम 2, और 2/4 होगा 2/4। अगर मैं इस 4 को ऐसे लाना चाहूँ तो 4 है, ठीक है, नीचे इधर कैसे आएगा 1/4 होगा, और पूरे की घात 2 होगा।
ऐसे होगा। तो लिखने के कई तरीके हैं, तो इनको याद रखना। ये आपका समझाने के लिए बेस समझाया हूं मैं आपको कैसे बनेगी इस चैप्टर का। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, लिखने के कई तरीके हैं। उम्मीद है ये आपका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, इसी प्रकार पंचमूल, छहमूल जितने भी आएंगे, तो जो आपका इधर घात के हर में संख्या रहती है वही आपका क्या कहलाता है, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल जो भी बनता है वही आपका वर्गमूल कहलाता है, वर्ग को प्रदर्शित करता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए कैसे बनेगा। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ये दो प्रश्न हम लोग हल करते हैं और आपको अभी इससे रिलेटेड प्रश्न फिर समझ में आता जाएगा। जो अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी जो आपको बेस समझाया गया उसी से रिलेटेड प्रश्न है भाई यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, ये रहा आपका प्रश्न 27 की घात 2/3। अब देखो ये क्या है, धनात्मक परिमेय घातांक, उसकी घात कैसी है, परिमेय संख्या है। अब इसको बनाने के कई तरीके हैं, तो आपको जो सरल लगेगा उससे बनाना। देखो ये 27 है, 27 को क्या मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 3 किया 9 किया 27, और घात में क्या है 2/3, यानी कि 3 कितने बार आया, 3 बार, तो 3 की घात 3 लिख सकता हूँ इसको मैं। ध्यान से देखते जाना भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, घात के ऊपर घात है, गुणा की कंडीशन है, ये नीचे में है वो ऊपर में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की घात क्या बचा 2, और 3 की घात 2 मतलब क्या होगा 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो इस चीज को मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं कैसे बनेगा। 27 की घात 2/3 है, ध्यान से देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 27 की घात 2, 2 को मैंने क्या किया नीचे ला दिया, तो 2 की जगह क्या बचा 1, और ये 1/3। फिर से इसका गुणा करके देख लीजिए, 2 का 1 के साथ गुणा हुआ, 2 एकम 2, 2/3, तो 27 की घात 2/3 ही होगा। अब 27 की घात 2, 27 की घात 2 मतलब 27 को क्या करना, 2 बार लिख देना, और घात में 1/3 लिख सकते हैं। अब देखो 27 है, अभी हमने इसको 3 बार लिखा था, तो इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, हो गया। 27 को फिर एक बार लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखो कितने बार हो गया, 6 बार। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या 3 की घात 6 लिख दूं, और पूरी की घात में क्या है 1/3, ठीक है ना भाई। अब देखो फिर ये कटेगा, गुणा की कंडीशन है, तो 6 तो 1 के साथ गुणा होगा, या तो ऐसे कर लीजिए एक बार, और ध्यान से देखना इधर 3, ये 6 1 के साथ गुणा होगा 6/3, 3 से कटेगा कितने बार 2 बार, तो 3 की घात 2 ही बचा, और 3 की घात 2 मतलब क्या होगा 9। इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को समझते हैं ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से इसको तोड़ना पड़ेगा। 32 और 243 को, 32 को आप कितने की घात लिख सकते हो और 243 को कितने की घात लिख सकते हो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है फैक्टर मेथड। इधर क्या है सम संख्या, और इसको भी देखना कैसे निकालते हैं। तो देखो सम संख्या है, आपको हमेशा इसको प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 11 ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ सम संख्या है तो 2 से हो ही जाएगा, और इधर विषम संख्या है तो 2 से नहीं जाएगा, फिर अगली संख्या 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देखेंगे, करते जाएंगे, किसी न किसी संख्या से तो कटेगा ही। तो चलो इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से करें, 2 एकम 2, 1 बचा, 3 में से 2 तो चला गया, 1 बचा, कितना हो गया 12, और 2 छक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, और तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। अब देखो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, कितने बार आया है 5 बार। अब मान लो आपको लगता है कि हम लोग भाग दे रहे हैं, समझ में आ रहा है गलत हो रहा है, तो कैसे करना, वापस गुणा करके देखना बनता है कि नहीं। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, यानी कि जो हम बनाए वो क्या सही है। तो इस 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 की घात 5 लिख दूं, चलेगा। उसी प्रकार इसको तोड़ो, ये 2 से तो नहीं जाएगा भाई, क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या। 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तो चला गया 8 में, कितना बचा 2, और कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, और फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। कोई जरूरी नहीं है कि 2 से जा रहे तो 2 2 से जाए, हो सकता है 3 से भी आ जाए पहाड़े में, 5 भी आ जाए, तो घबराना नहीं है। तो ये कितने बार आया 3 और 2 5 बार, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 5, और ये ऊपर में है 4 की घात 5। ये चीज समझ में आया। अभ्यास देखो आगे, 2 की घात 5, 3 की घात 5, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2/5,
3 और पूरे की घात 5 और पूरे की घात में और क्या है 4/5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों गुणा की कंडीशन में है, कट जाएगा 5 5, तो क्या बचा 2/3 और पूरे की घात में है क्या 4। तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं इसको 4, ये 4 पूरे के लिए है और 3 की घात 4। चाहो तो यहीं तक छोड़ दो तो भी सही है, या तो इसको और आगे हल कर सकते हो। 2 की घात 4 मतलब क्या होगा 16, 2 का 4 बार गुणा करना 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 की 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर 81। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको परिमेय घातांक पूर्णांक वाला आपको समझ में आ गया होगा। जब बेस भी परिमेय संख्या हो घात भी परिमेय संख्या हो तो कैसे हल किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये कुछ और नए रिलेटेड प्रश्न है इससे संबंधित, उसको देखते हैं ये किस टाइप से बनेगा। तो इधर ध्यान से देखना भैया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जितने भी आप लोग घातांक के नियम पढ़े वही बस आपको फॉलो करना है, बस करते जाइए। अब ध्यान से देखना 16/81 की घात में है 3/4 गुणा 16/81 और उसके पूरे की घात में 5/4। तो एक चीज आपको दिख रहा होगा बेस क्या है इक्वल है, एक बार लिखो 16/81 लिख दिए। गुणा की कंडीशन है घाते आपस में क्या होती है जुड़ती है, तो 3/4 धन 5/4। क्या ये फर्स्ट लाइन समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से देखो क्या करना है। आगे है 16/81, ठीक है, या तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि हमको बड़ा नहीं करना है सवाल को। इसको क्या 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की घात 2 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 81 को क्या लिख सकता हूँ 9 की घात 2 बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ऊपर देखो आधार समान है, हर समान है तो एक बार लिखते हैं और प्लस है तो जुड़ेगा तो 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये 4 से कटेगा कितने बार 2 बार। आगे देखो ये दोनों क्या है घात सेम से, मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ 4/9 पूरे की घात में 2 और ऊपर में और क्या है पूरे की घात में 2 और है, ऊपर में क्या है 2 और है, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। होगा? ध्यान से देखते रहिएगा, होगा कि नहीं होगा पहले बताओ, होगा ना? तो चलो देखो कैसे होगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 और 4 की घात में कितना है 4 होगा, या तो इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए 4/9 और पूरे की घात क्या होगा 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा। और आगे इसको आप और ले जा सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो 4 की घात 4 और नीचे 9 की घात 4, इतना कर सकते हो। और इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो 4 की घात 4 को और तोड़ सकते हो तो भी बन जाएगा, और नहीं तोड़ोगे यहीं तक लिखोगे तो भी आपसे ये सवाल हल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको गुणा करते हो तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 में 4 को करो तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, तो इसका आंसर ऊपर का कितना आ गया 256। उसी प्रकार 9 को 4 बार लिखो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, इतना कर लो 9 निया 81, 9 निया 81, 81 गुणा 81 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 8 का 8, या तो इसको देखो वर्ग ही बन रहा है 81 का वर्ग कर दो, देखो कैसे होगा। राइट हैंड साइड में राइट का वर्ग है तो 1 है तो 0 1 लगाना, कभी भी डबल अंक ही रखना है वर्ग में। अगर इधर बड़ी संख्या होता जैसे 10 आ जाता मतलब 4 का वर्ग 16 तो कितना होता तो 16 होता तो डबल अंक लिखते हैं, और नहीं है तो उसको डबल अंक बनाना पड़ता है तो 0 1 लिखेंगे। और लेफ्ट साइड लेफ्ट का वर्ग तो 8 का वर्ग क्या होता है सॉरी 64 होता है। मैं आपको वर्ग वाला एक हमारा क्लास डला हुआ है यूट्यूब में, उसे आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 से लेकर 99 तक का वर्ग चुटकियों में निकालेंगे आप 1 मिनट में। तो यहाँ पर क्या करना है 0 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होता है लेकिन हमको यहाँ हमेशा डबल अंक रखना है। फिर 8 का वर्ग क्या होगा 64, राइट साइड राइट का लेफ्ट साइड लेफ्ट का, अब इन दोनों का गुणा करो 8 एकम 8, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 का गुणा करो 8 दूनी 16, यहाँ पर कुछ नहीं रखना है 6 को यहाँ रखो 1 को यहाँ जोड़ो 1 6 4 1 5 और 1 6, तो नीचे कितना आ जाएगा 6 5 6 1। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, या तो आपकी मर्जी आप गुणा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा ये कैसे बनेगा। अब इस प्रश्न में चलते हैं, सेकंड नंबर का आपका सवाल, इसको देखो ये कैसे बनेगा। आप यहाँ तक रहोगे तो भी सही है, यहाँ तक बनाओगे तो भी सही है। इधर चलिए अब ध्यान से देखिए, आधार समान दिख रहा है आपको, भाग की कंडीशन इस बार तो बेस समान हो तो एक बार लिखो, भाग की कंडीशन में घाते आपस में क्या होती है घटती है, घटा दीजिए। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 3 की घात 3 लिख सकता हूँ, इस 64 को मैं 4 की घात 3 लिख सकता हूँ। और देखो बेस समान है एक बार लिखेंगे, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 2/3 हुआ। आगे देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 और पूरे की घात में 3, और पूरे की घात में क्या है 2/3,
3। तो देखो ये ऊपर में या नीचे में, मतलब अगर 3 का मैं 2 के साथ गुणा होगा ऊपर में 6 ही बनेगा, फिर 2 3 से कटेगा 2 बार में। तो एक काम करते हैं यहीं से इसको काट देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 3/4 और पूरे की घात 2, यानी कि 3 की घात 2 और 4 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 9 और 4 की घात 2 मतलब 16। तो इस तरीके से आप अपना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, जब क्या हो, जब आपका आधार भी क्या हो, परिमेय संख्या हो, और आपका घात भी परिमेय संख्या हो। उम्मीद है आपको अब ये घात से रिलेटेड वाला प्रश्न आपसे बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे अगला सवाल। चलिए अब हम देखते हैं बड़ी व छोटी संख्या। आपको तो बिल्कुल मालूम होगा बड़ी व छोटी संख्या आप पहचान ही सकते हैं, तो ध्यान देखना कैसे बनेगा। इसमें बताना है कि 27 व 16 में कौन बड़ी है, तो बिल्कुल आप बोलोगे कि 27 बड़ा है, 27 बड़ा है 16 से, ये बन गया आपका। ये तो आपको आसान ही था। अब इधर ध्यान से देखना, अब इसमें बताना है कि घनमूल 27 और वर्गमूल 16 में कौन बड़ा है। तो अब आप यहाँ पर ये डिसाइड करोगे कि बोल दोगे कि 27 तो बड़ा दिख रहा है, बड़ा है आंसर वो, तो नहीं, ये आपका आंसर गलत जवाब होगा भाई। तो उसको बनाना कैसे है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ घनमूल है, यहाँ वर्गमूल, यहाँ 3 का जोड़ी निकलेगा और यहाँ 2 का जोड़ी। तो जितना ज्यादा वर्गमूल मतलब मूल होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे मूल होंगे, उतनी ही छोटी संख्या होगी। इस बात को याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, जितने ज्यादा मूल होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, छोटी संख्या होगी। इस बात को गांठ बांध लेना, फिर आपसे यूं चुटकियों में बनेगा। तो ध्यान से देखिए, 27 का घनमूल क्या होता है 3, आपको तो मालूम, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 27 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 3 है घनमूल, यानी कि 3 का जोड़ी 1 बन के बाहर निकलेगा। अब ये है आपका वर्गमूल 16, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, और 4 में से क्या आएगा, एक जोड़ी बन के बाहर आएगा वर्गमूल में। अब बताओ 3 बड़ा कि 4 बड़ा, तो आप बोलोगे 4 बड़ा, यानी ये 4 किसका मान है, इसका। इसको लिखेंगे कैसे, √3 पूरे के उसके अंदर क्या है 27, यानी कि 27 का घनमूल, ये क्या है छोटा है किससे, वर्गमूल 16 से, तो ये बड़ा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 से बड़ा है 4, पहले ऐसे लिखना, 3 की जगह क्या है घनमूल 27 और 4 की जगह क्या है वर्गमूल 16, तो ये बड़ा है, आपको पता चल गया होगा। और कुछ सवाल देखते हैं, इनमें ध्यान से देखना। यहाँ घनमूल कितना है, यहाँ जो मूल है वो कितना है 2 है, यहाँ मूल है कितना 3 है। यहीं से आपको पता चल गया होगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ध्यान से देखना, ये 121 है, ये किसका घनमूल होता है, ये सॉरी वर्गमूल, ये किसका वर्गमूल है 11 का। तो अगर मैं 121 को तोड़ूं तो 11 गुणे में क्या लिखूंगा 11, और यहाँ से एक 11 बन के बाहर आ आएगा। उसी प्रकार अगर मैं इसका घनमूल करूं, इसका 729 का, तो ये बनेगा आपका 9 गुणा 9 गुणा 9, कितना होगा 9 नहीं 81, गुणा करके देख लीजिए, और 9 का फिर 9 कम 9 और 9 8 72, समझ में आया 729। तो यहाँ से कितना बन के बाहर निकल गया 3 है, तो 3 जोड़ी में बाहर निकलेगा 9। अब बताओ 11 में से 11 और 9 में कौन बड़ा, तो आप बोलोगे 11 बड़ा 9 से, तो 11 कौन है वर्गमूल 121 और 9 कौन है घनमूल 729। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आप आसानी से बता दोगे, इन दोनों में कौन बड़ा, तो जितना ज्यादा मूल उतनी छोटी वो संख्या होगी। तो देख लीजिए, इसका मूल 6 है, इसका मूल 3 है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी छोटी संख्या होगी, और ये क्या होगा बड़ी संख्या। कैसे, देखो मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। 64 है, यहाँ घनमूल, वहां मूल कितना है 6 है, यानी कि अंदर की जो संख्या है वो 6 के जोड़ी में बाहर आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, गुणा करके भी देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ से कौन निकल के आया, सॉरी 2, कितना 2, 2 6 के जोड़ी में एक बन के बाहर आएगा। इसका देखना, अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या मैं 5 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। तो यहाँ से 3 है, तो 3 के जोड़ी में कौन आएगा बाहर, 1 5 आ जाएगा। अब बताओ 2 बड़ा कि 5 बड़ा, तो यहाँ से देखकर आपको पता करना है, जितना ज्यादा मूल रहेंगे उतनी ही छोटी संख्या होगी। आपको बस इस बात को याद रखना है, आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको पहचानना बस है। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है 5 आपका बड़ा है, 2 किसके जगह था वर्गमूल आपका छठवां मूल 64 का, और ये क्या था आपका घनमूल 125। ऐसे आपको करना है बड़ी और छोटी संख्या की पहचान। अब इसी को आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी बोल सकते हैं कि बनाओ, आरोही क्रम में कैसे होगा, अवरोही क्रम में कैसे होगा। तो एक प्रश्न उससे भी रिलेटेड देख लेते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब इसको देखेंगे, अवरोही क्रम में इसको क्या करना है, जमा कर लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। कौन सा क्रम होता है, घटते क्रम। और घटते क्रम में सबसे छोटे को क्या करते हैं, सॉरी सबसे बड़े को पहले लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, सबसे बड़े को पहले। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है, पहचानना है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको उठाते हैं, हल करके देखेंगे। 125 का घनमूल, यानी कि यहाँ घनमूल 3 है, तो 3 का जोड़ी बाहर निकल के आएगा। अभी आप लोग इसको किए थे कैसे, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5। इसको भी अभी जस्ट किए थे, 729 का घनमूल क्या लिखे थे, 9 गुणे 9 गुणे 9, और यहाँ से क्या आएगा, 1 9 फिर बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 3 घनमूल है। अब देखो अगला वाला क्या है, पंचमूल। इसका पंचमूल निकालना है भैया 1024 का, और अगला है आपका वर्गमूल 36। तो वर्गमूल 36 है, तो इसको मैं 6 गुणा 6 लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या निकल के आएगा बाहर, 6। अब याद रखो, अभी मैं आपको जब बताया था कि जितना ज्यादा घनमूल उतनी छोटी संख्या, तो ये सबसे ज्यादा घनमूल दिख रहा है, तो इसकी सबसे ज्यादा छोटी संख्या ही निकल के आएगी, और वो भी 5 के जोड़े में। तो 1024 को जब मैं तोड़ूंगा तो किसमें तोड़ूंगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और मैं आपको करना सिखा चुका हूं कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से एक जोड़ी बन के आएगा क्या, बाहर में 4, 5 है, उस 5 घनमूल है, तो 1 बन के बाहर आएगा। अब ध्यान से देखना, इसको बोला है अवरोही क्रम में जमाइए, तो सबसे बड़े को पहले लिखना है। सबसे बड़ा कौन है, 9। सबसे बड़ा कौन है, 9। उसके बाद कौन है बड़ा, उसके बाद देखो ध्यान से बताओ कौन दिख रहा है भैया आपको बड़ा, 9 के बाद दिख रहा है आपको 6, मतलब बड़ा नहीं छोटा बताना है, सॉरी 6। 6 से छोटा कौन है, 5, और 5 से छोटा कौन है, 4 है। अब यहाँ पर उनकी वैल्यू को रख दीजिए। 9 की जगह क्या है, ये घनमूल 729। 6 किसकी जगह आया था, वर्गमूल 36 की जगह। 5 की जगह घनमूल 125, और 4 की जगह पंचमूल आपका 1024। तो ये देखो बन गया आपका कौन सा क्रम में, घटते क्रम में। अगर इसी पृष्ठ को बोल दे कि बढ़ते क्रम में बनाओ, तो ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। उम्मीद है आपको घटते और बढ़ते क्रम समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं करनी षड्स। किसे कहते हैं करनी, तो जो अपरिमेय संख्याएं हैं, जितने भी आप लोग अपरिमेय संख्याएं पढ़े हैं, अपरिमेय संख्याएं ही करनी कहलाती है, करनी कहलाती है। कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ही करनी कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, इधर आप लोग देखेंगे भाई, ये मैं लिखा हूँ आपका A और इधर है P, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर कौन क्या क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ A क्या है, A आपका धनात्मक परिमेय संख्या है। कौन सा, धनात्मक, वो भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना भाई। ये क्या है, A आपका धनात्मक परिमेय संख्या है। P क्या है आपका, P आपका कहलाता है करनी का घातांक। क्या कहलाता है, करनी का घातांक। क्या कहलाता है, करनी का घातांक। और ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको ऐसे, ये किसका चिन्ह है, करनी का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, करनी का चिन्ह है। अब इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पर A जो है वो क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है, और A क्या है, करनी के अंदर की राशि है, या इसको आप बोल सकते हो कि A करणीगत राशि है। करनी के अंदर है मतलब करणीगत राशि है। अब देखो आप पहचानेंगे कैसे कि वो करनी है, तो करनी के लिए क्या है जो नियम, इसको याद रखना। करनी के लिए एक शर्त है कि ये तो आपका साइन होना चाहिए करनी का, और उसके अंदर की जो संख्याएं होंगी वो क्या होना चाहिए, वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो ये कहलाएगा क्या, षड्स कहलाएगा, करनी कहलाएगा। देख लीजिए 2 क्या है, परिमेय संख्या। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, जो साइन लगा इसको, तो 2 आपको क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या है ना भाई। अब इसमें क्या मैंने क्या लगा दिया, करनी का साइन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका करनी। तो करनी के लिए एक नियम तो याद रखना कि करनी के अंदर जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। और आप जानते हो रेशनल नंबर क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। उसी प्रकार ये क्या है, करनी है, √3 भी करनी है, √5 भी करनी है, √4 भी करनी है। क्या √4 करनी होगा,
नहीं होगा। क्यों? अब ध्यान से देखो, करनी के अंदर ये लोग तो बाहर नहीं निकल पाएंगे दो की जोड़ी, लेकिन क्या मैं इस 4 को बाहर निकालूंगा? ये 4 जरूर दिख रहा है, लेकिन ये किसका वर्गमूल है? 2 का। तो ये वास्तव में ऐसा दिख रहा है, भले ही करनी क्यों ना लगा हो, लेकिन उसके अंदर की जो संख्या वो बाहर निकल सकती है। तो ये क्या कहलाएगा? 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। तो ये वास्तव में क्या है? 2। तो ये जो दिख रहा है वर्गमूल 4, वो करनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या उसके ऊपर करनी लगा है? नहीं लगा है। तो ये जो आपका वर्गमूल 4 है, ये परिमेय करनी नहीं कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको पूछूंगा, चलो बताइए, क्या ये आपका वर्गमूल 8 करनी है या नहीं? और ये प्रश्न को बताना, क्या आपका घनमूल 8 करनी है या नहीं, दोनों में आपको तय करना है। ये वर्गमूल 8, ये घनमूल 8। अब ध्यान से देखिए, इस वर्गमूल 8 को मैं कैसे करूंगा? क्या मैं इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूं? और इसको भी लिखूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, वर्गमूल में 2 का जोड़ी बाहर निकलता है, ये निकल के आ गया बाहर, ठीक, अंदर एक फंस गया, रहने दो उसे। तो ध्यान से देखना इधर क्या है। अब हमको इसमें बताना है कि ये करनी है या नहीं। ध्यान से देखो, तो देखो ये रहा आपका परिमेय संख्या, और ये करनी के अंदर क्या है? वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए है। तो करनी के अंदर जो परिमेय संख्या होती है, तभी तो वो करनी कहलाती है। और ये क्या है? परिमेय संख्या। और ये भी है क्या? तो इन दोनों का जो गुणा होगा, गुणा ये आपस में, तो ये क्या कहलाएगी? ये करनी कहलाएगी। ध्यान से देखना, करनी कहलाएगी, क्योंकि करनी के लिए क्या होना चाहिए? करनी होना चाहिए, और साथ में उसके नीचे की जो संख्या वो क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या। तो देख लीजिए, करनी है और परिमेय संख्या है। इधर देखिए, यहां से अगर मैं 2 का बाहर निकालूं घनमूल, तो 2 आएगा। तो क्या ये करनी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर करनी का साइन नहीं है। वास्तव में ये भले दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है, लेकिन ये करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर निकल गया घनमूल के रूप में, तो ये करनी नहीं है और ये आपका करनी है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कौन करनी है और कौन करनी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, योग और घटाव वाला होगा तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ लिखा हूं कि √2 और ये लिखा हूं 5, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या 5 और बाहर आ सकता है वर्गमूल से? नहीं। तो ध्यान देखना, जब भी आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, क्या करोगे? जब भी आप परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्या आएगा आंसर? हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। इसको जोड़ूंगा तो वास्तव में उतना ही आएगा। अगर उसी प्रकार मैं लिखता हूँ 3 - √2, तो ये 3 क्या है आपका? परिमेय संख्या। 3 क्या है आपका? परिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से फिर आपको क्या निकल के आ रहा है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाएं तो भी आंसर क्या आता है? हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि करनी में पूछने वाले हैं, और करनी के लिए क्या होगा? करनी के लिए भाई इसके ऊपर ये करनी लगा होगा, तभी आप बताओगे कि करनी है या नहीं है। क्लियर है? तो इसको याद रखना कि जब भी आप एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ो तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, और जब भी आप एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाओ तो उसका आंसर फिर भी अपरिमेय संख्या ही आता है। क्लियर हो गया होगा? अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न लेते हैं, उसमें पहचानेंगे कि करनी है या नहीं है। चलिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है कि ये 5 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन करनी है या नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, हम पहला प्रश्न पहले सॉल्व कर रहे हैं और इसमें बताना है कि ये करनी है या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं भाई इसको। सबसे पहले देखो, ये घनमूल है, रहने दो उसको अभी। 5, इसको पहले हल करो। इसके अंदर क्या है? वर्गमूल। 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। लिख दीजिए, 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। और इधर है आपका घनमूल। 8 का घनमूल क्या होता है? पहले इसको तोड़ देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखूंगा क्या? और 3 का है घनमूल, तो 3 के जोड़ी में से क्या आएगा? बाहर आएगा 2। अब आपको इसको पता करना है कि यह करनी है, तो यहाँ तो करनी नहीं दिख रहा है, तो लिख देंगे अतः ये जो दिख रहा है घनमूल के अंदर 5 + √9 करनी नहीं है। क्या इतना समझ में आया? करनी नहीं है, क्योंकि करनी के लिए एक तो करनी होना चाहिए, करनी का चिन्ह, और उसके नीचे की जो संख्या होती है करनी की राशि, वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो ये तो परिमेय संख्या ही आ गया, करनी तो दूर दूर तक नहीं है, तो अतः यह करनी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 क्या है? परिमेय संख्या है।
इसको चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखना। ये कैसे बनेगा, ये रूट है, ठीक है ना, वर्गमूल है और इसके अंदर भी वर्गमूल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, और इस वर्गमूल को कैसे लिख सकता हूँ मैं 1/2। ध्यान से देखते रहिए, ये 3 1/2 और इस करनी को मैं फिर से क्या लिख रहा हूँ 1/2 लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखो होगा क्या, इनका क्या है घात ऊपर घात यानी कि गुणा, एक के गुणा एक के साथ 1, 2 का गुणा 2 के साथ 4, तो क्या निकल के 3 की घात 1/4, यानी कि यही जो नीचे वाली संख्या होती है वही आपको क्या बताता है, मूल को बताता है। तो चौथा मूल बनेगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ये 4 यहाँ पर आएगा और ये 3। आपको जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको समझाया था। तो क्या यहाँ पर से ये 3 4 के 4 जोड़ी बन के बाहर निकल सकता क्या, नहीं। तो क्या होगा, आपको देखो ध्यान से, ये क्या है आपका करनी, और करनी के अंदर कौन सी संख्या मिल गई, परिमेय संख्या। अतः हम बोल सकते हैं क्या, अतः ये जो लिखी संख्या वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 3 क्या है, करनी है। क्या है, करनी है। समझ में आ गया, यह करनी है। अब इसको ध्यान से देखना, तीसरा प्रश्न, इसको चलो सॉल्व करते हैं। 16 का वर्गमूल अंदर वाले पहले हल करते हैं, 3, ये तो 3 है, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो 4 3 7, क्या 7 यहाँ से, और यहाँ पर क्या है वर्गमूल है, 2 मूल है, 7 2 बार निकलेगा क्या, नहीं। तो देखो करनी के अंदर क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। तो देख लो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि करनी है, 7 क्या है परिमेय संख्या और ये क्या है करनी, तो करनी के अंदर क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः यह करनी है। अतः यह मतलब आपकी जो संख्या दी हुई है 3 + √6 और पूरे का वर्गमूल क्या है, करनी है। कारण मैं आपको बता दिया हूं, क्योंकि करनी के अंदर क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, अतः यह करनी है। क्लियर हो गया भाई। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, यह लिखा है √3 + √2। अब ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि करनी लगा है। तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या और ये क्या है √2 अपरिमेय संख्या। अभी आपको जस्ट पहले बताया हूं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये पूरी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। और करनी के अंदर क्या संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः ये जो राशि दी हुई है वो क्या होगा, करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि करनी के लिए एक शर्त है कि उसके अंदर की जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, चूंकि यहाँ 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना तो आपको समझ में आया। अब लिखेंगे अतः परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योग, अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, अपरिमेय होती है या अपरिमेय संख्या होती है। अतः कर्णीगत राशि यानी कि करनी के जो नीचे या करनी के अंदर कर्णीगत राशि यानी कि कौन, 3 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या होगा, वर्गमूल 3 + वर्गमूल 2 करनी नहीं है। क्या आपको ये चीज समझ में आया। जब इस टाइप का प्रश्न दिखेगा तो आपको इतना करना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए क्या करना है, क्योंकि ये जो है √3 क्या है, परिमेय संख्या, वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इनका योग परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, मैं आपको बताया हूँ। अतः कर्णीगत राशि यानी कि करनी के जो अंदर दी हुई राशि यानी कि कौन, 3 + √2 ये दिया ना, एक अपरिमेय संख्या है, अतः करनी के अंतर्गत जो 3 + √2 है वो करनी नहीं है। अब वो वाला प्रश्न देखते हैं, पांचवा मैं यहाँ बना रहा हूँ, वो लिखा है करनी और इसके अंदर और करनी में क्या है 16। तो पहले 16 का वर्गमूल करो, 16 का वर्गमूल करेंगे क्या होगा 4, और ये वर्गमूल और लगा है, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो 2 क्या है परिमेय संख्या, अतः लिख देंगे करनी तो है ही नहीं ना भाई, करनी हट गया तो क्या लगेगा, अतः ये जो आपका वर्गमूल 16 है ये क्या है, करनी नहीं है, करनी नहीं है। उम्मीद है आपको करनी है करनी नहीं है समझ में आ गया होगा। अब जितने भी एक्सरसाइज 2 के प्रश्न हैं
मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि उससे रिलेटेड पूरा आपका जो एक्सरसाइज 2 है उससे रिलेटेड मैं आपको पूरा प्रश्न बता चुका हूँ कि कैसे बनेगा आपका जितने भी है प्रश्न। अब अगर उसके बाद आपसे एक्सरसाइज 2 का सवाल नहीं बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे कौन सा नंबर का सवाल नहीं बन रहा है, फिर मैं आपको उस सवाल का आंसर फिर से आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक्स।